अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में टेंसेस के बारे में बात करूँगा कि इंग्लिश में कितने टेंसेस होते हैं, और ये एक इंग्लिश का मेन पार्ट है। बहुत से लोग टेंसेस पढ़ते हैं, मैट्रिक में भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनके कॉन्सेप्ट टेंसेस में क्लियर नहीं होते। तो ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टेंसेस, मुझे यकीन है कि आपके टेंसेस के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप आखिर तक वीडियो को देखेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है टेंसेस। टेंसेस बोलते हैं ज़माने को, टाइम को। टेंसेस का मतलब होता है टाइम और वर्क। टाइम क्या है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम की 3 टाइप्स होती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम और वर्क। अब यहाँ लिखा टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से वक्त में हो रहा है और कितना हो रहा है या कितना हो चुका है। यानी कि कोई भी काम किस वक्त पे हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसमें टेंसेस का जिक्र है, यानी काम और टाइम दोनों के बारे में ज़िक्र हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम जो भी बात कर रहे होते हैं वो हम बता रहे होते हैं कि कोई किसी काम के बारे में बात कर रहे हो। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है। जाने का काम तो हो रहा है, लेकिन किस टाइम पे जा रहा हूँ? माजी में जा। अब मैंने पढ़ा मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ इसका मतलब कि मैं प्रेजेंट में जा रहा हूँ, हाल में जा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं जा रहा था, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं माजी में जा रहा था, यानी कि मैं गया था। और अगर मैं कहूँ कि मैं कल जा रहा हूँगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं कल जाऊँगा। तो ये होते हैं टाइम और वर्क का। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि ये जुमला यहाँ एग्जाम्पल भी दी हुई है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जो ये हूँ है ना, ये जो हूँ है, ये हूँ टाइम बता रहा है। टाइम कौन सा बता रहा है? कि भाई ये बंदा जो बात कर रहा है ये प्रेजेंट में कर रहा है, प्रेजेंट में ये बात कर रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसका मतलब ये वर्क या वर्क प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। ये जो हु का मतलब क्या है कि ये जो वर्क है ये प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है। ये हु से हमें अंदाज़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, मैं आपको पढ़ा रहा क्या है? दिस इज़ वर्क और वर्ब। ये जो पढ़ा रहा है ना, ये वर्क है या वर्ब है। वर्ब भी कह सकते हो, आप वर्क भी कह सकते हो। वर्क को आप वर्ब भी कह सकते हो, मतलब दोनों नाम एक ही है। आप वर्क को, वर्ब को, बात एक ही है। तो दिस इज़ वर्क और वर्ब। दिस शोज़ डेट वर्क और वर्ब इज़ कंटिन्यू। अब ये जो वर्ब है, ये जो ये वर्क है, ये शो कर रहा है कि ये काम जारी है, काम चल रहा है। पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा मतलब काम चल रहा है, काम रुका नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है कि काम जारी है। जैसा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो खाना भी खा रहा है, तो उसका काम जारी है। उसने खाना खाना ख़त्म नहीं किया, काम मुकम्मल नहीं किया। जो खाना खाने का उसका काम था वो उसने मुकम्मल नहीं किया। तो यहाँ ये वर्क हो गया। जो हमारा टेंस में वर्ब होता है वो हमारा वर्क होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़हन में रख लें। जो हमारा टेंसेस में वर्क होता है वो हमारा वर्ब होता है। और जो हमारा जुमले के आखिर में जो आता है, था आता है, हु आता है या गा आता है, ये 3 चीज़ें अगर आखिर जुमले आती तो हमारे टाइम को शो करती हैं कि यार ये बंदा किस टाइम की बात कर रहा है, या पास्ट की बात कर रहा है, या प्रेजेंट की बात कर रहा है, या ये जो है वो फ्यूचर की बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ भी है, वर्क और वर्ब बोथ आर सेम एंड बोथ मीन्स काम। यानी कि वर्क और वर्ब दोनों सेम है और दोनों का मतलब क्या होता है? काम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको पता चल गया कि टेंसेस में 2 चीज़ों का जिक्र होता है। एक वर्क का जिक्र होता है, एक किसका जिक्र होता है? एक जिक्र होता है टाइम का।
आगे चल के आप बताएंगे कि टाइम कितने टाइप्स के होते हैं और वर्क या वर्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है टाइम कैन बी फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब टाइम 3 किस्म के हो सकते हैं। किस किस के? और 3 ही किस्म के टाइम होते, उसकी कोई चौथी किस्म नहीं होती, 4 टाइप नहीं होती, 3 टाइप्स के टाइम होते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। पास्ट क्या? जो गुज़र गया, यानी जो हमारा ज़िंदगी गुज़र गई, जो हमारा अरसा गुज़र गया वो हमारा पास्ट है, वो हमारा माजी है, यानी कि वो दोबारा वापस नहीं आना। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल गुज़र गया, आज तारीख़ है 13 जनवरी। मैं अगर 12 जनवरी की बात करूँ तो 12 जनवरी 2021 दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा, वो गुज़र गया। अब 13 जनवरी चल रहा है, तो वो क्या हो गया? जो 12 जनवरी मेरा गुज़र गया वो मेरा क्या है? पास्ट है, माजी है मेरा। अब प्रेजेंट हाल, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपसे मतलब आपको बता रहा हूँ, ये मेरा हाल है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है। और फ्यूचर जो मेरा आगे दौर आएगा। अगर मैं कल की बात करूँ, आज 13 जनवरी है, कल 14 जनवरी है, तो मैं 14 जनवरी की बात करूँ तो मैं कहूँगा यार कल मैं जो है फॉर्म जमा करा दूँगा, यानी कि मैं फ्यूचर की बात करूँ। और आखिर में क्या आ रहा है? गा आ रहा है कि यार मैं कर दूँगा, मैं वो काम कल कर दूँगा, मैं परसों कर दूँगा, तो मैं फ्यूचर में प्लानिंग बना रहा हूँ। तो ये 3 टाइप्स के जो है वो होते हैं टाइम। एक होता है पास्ट, जो माजी, जो गुज़र गया, अब वो हमारे हाथ दोबारा नहीं आना। एक होता है हाल, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है फ्यूचर, जिस पे जो मेरा आएगा आगे। अब टाइम तो मैंने आपको बता दिए। अब आ जाए वर्क कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है वर्क कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। वर्क की फॉलोइंग टाइप्स होती हैं। एक कंटिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। अब देखें ना, काम की भी 3 किस्में हो सकती हैं। पहला कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या है? कि काम जारी है। देखो काम चल रहा है। देखें ना, काम की 3 किस्में कैसे? कि या तो काम अभी शुरू नहीं हुआ, या तो काम चल रहा है, या तो काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूस क्या है? कि काम जारी है। कंटिन्यूस जो वर्क की टाइप है उसका क्या मतलब है? काम अभी जारी है। तो ऐसा जुमला जिसमें आपको बताया जा रहा हो कर रहा है, हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो ये क्या है? वो आने जाने का काम कर रहा है, उसने रोका नहीं है अभी। दूसरा है परफेक्ट। परफेक्ट क्या? काम मुकम्मल हो गया, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है परफेक्ट मीन्स काम मुकम्मल हो गया। काम मुकम्मल होने का क्या मतलब है? कि अब ये काम हो चुका है। हम जैसे बोलते हैं ना, मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, यानी कि मैं जो मेरे घर पे पहुंचने का काम था वो मैंने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ परफेक्ट का मतलब है काम मुकम्मल हो गया है। फिर हमारे पास आता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट भाई देखें, डेफिनेट होता है मुकम्मल, परफेक्ट, लेकिन इनडेफिनेट का मतलब होता है कि काम का पता नहीं है, इस काम के बारे में कंफर्म नहीं है कि चल रहा है या पूरा हो चुका है। ऐसा काम जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि यार ये चल रहा है या पूरा हो चुका है, यानी आपको शक है उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में शक है। तो वो काम जिसके बारे में आपको पता ही ना हो कि वो चल रहा है या पूरा हो चुका है, उस काम को हम इनडेफिनेट कहते हैं। वो काम की वो इनडेफिनेट टाइप है काम की, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, ये जो 4 टाइप है ये बेसिकली टाइप इसकी वर्क की बनती नहीं थी, लेकिन बना दी गई। इसका मतलब ये होता है कि काम परफेक्ट चल रहा है। कंटिन्यूस का हमने पढ़ा कि काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब मुकम्मल हो चुका है। जब परफेक्ट कंटिन्यूस एक साथ आ जाएंगे, देखिए हमने कंटिन्यूस पढ़ा काम चल रहा है, और परफेक्ट पढ़ा हमने काम हो चुका है। जब परफेक्ट कंटिन्यूस एक साथ आ जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब होगा कि काम चल रहा है और काम मुकम्मल तरीके से चल रहा है, यानी कि काम मुकम्मल भी नहीं हुआ, काम चल रहा है और मुकम्मल चल रहा है, यानी का काम चल रहा है
और मुकम्मल चल रहा है। इसके बाद हम आते हैं, ये है 4 टाइप्स काम की, वर्क की। एक है कंटिन्यूस, एक है परफेक्ट, एक है इंडेफिनेट और एक है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टाइप्स है काम की जो आपने जहन में रखनी है। इसके बाद आगे हम चलते हैं और आगे हमें बताया गया है कि टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे वैसे तो हमने रट्टा लगाया हुआ है कि टेंसेस 3 किस्म के होते हैं और हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। तो इसको हमने रटना नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर दें। रटते तो हम बहुत क्लासों में, मतलब छोटी क्लासों से पढ़ते हुए हम रटते हुए आ रहे हैं, रटाफिकेशन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने रटना नहीं है, हमने इसको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए टेंसेस मुश्किल नहीं होंगे, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए जहन में बैठ जाएंगे टेंसेस। तो यहाँ पे देखें टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंसेस मैंने आपको बता दिया, टेंसेस का मतलब टाइम भी होता है और वर्क भी होता है। तो टाइम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ वही लिखा हुआ है, टाइम बताया हुआ है, 2 चीज़ों का टेंसेस में जिक्र होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टाइम हो गया, और ये जो हो गया ना इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसका क्या हो गया, ये इसका वर्क हो गया। ठीक है, ये जो है ना, ये वर्क है, ये कंप्लीट वर्क है और ये टाइम है। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रेजेंट पे आएंगे, प्रेजेंट पे। तो आप पहले देख लें, इनके हेल्पिंग वर्ब भी देख लें। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स के टेंसेस होंगे। टोटल टेंसेस 12 होते हैं, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो ये टोटल 8 करके 12 बनते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जब प्रेजेंट के 4 टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो होंगे डू डस। डू डस किस में यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इज़ एम आर किस में यूज़ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हैज़ हैव किस में यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, और इसी तरह हैज़ बीन, हैव बीन जो यूज़ होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, और फिर पास्ट में आ जाए। पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स होगी और 4 टाइप्स में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट है तो डिड यूज़ होगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज वर यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड यूज़ होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल शैल यूज़ होगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो विल शैल बी यूज़ होगा, विल शैल बी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ इंडेफिनेट के लिए विल शैल। अच्छा, शेल की स्पेलिंग है SHALL, ई नहीं आता, तो विल शैल यूज़ होगा फ्यूचर इंडेफिनेट में। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल बी यूज़ होगा, और इसमें यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल बी हैव। ठीक है, वी शैल बी हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होगा विल शैल हैव बीन, विल या शैल हैव बीन। ठीक है,
तो विल शैल बी हैव और विल शैल हैव बीन। तो हम इसको पढ़ेंगे। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो इंग्लिश समझ नहीं सकता, वो इंग्लिश नहीं समझता। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब विच शोज़ दैट दिस टेंस इज़ इन प्रेजेंट। अभी जो डज़ है ना, ये डज़ हेल्पिंग वर्ब क्या बता रहा है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट में बताया गया है, यानी प्रेजेंट में ये कहा गया है जुमला, ये जुमला प्रेजेंट में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ये अंडरस्टैंड, दिस इज़ वर्ब एंड एवरी वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दिस फॉर्म शो डैट कितना काम हो रहा है या हो चुका है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या शो कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब में ये शो करता है कि भाई ये जो काम हो रहा है ये प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन जो वर्ब है वो वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें ये बताता है कि वर्ब की जो फॉर्म है, अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब अगर हम वर्ब की फॉर्म से देख के ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि काम चल रहा है या काम मुकम्मल हो चुका है या काम मुकम्मल होगा, तो ये वर्ब की फॉर्म से हम अंदाज़ा लगा लेंगे। तो एक चीज़ आप याद रखना कि जब इंडेफिनिट टेंस कौन सा कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। बल्कि सॉरी, आप यहाँ ये बात ध्यान में रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमेशा इंडेफिनिट टेंस के साथ लगती है। अब इंडेफिनिट टेंस कौन से इंडेफिनिट टेंस के साथ लगती है? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या जो फ्यूचर इंडेफिनिट हो। पास्ट इंडेफिनिट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ होती है। अब जो जितने कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। फिर देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा कंटिन्यूस टेंस के साथ लगती है। अच्छा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो होती नहीं है। मैंने आपको कहा कि वर्ब की थर्ड जो है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये फोर्थ फॉर्म कहाँ से आई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो हम उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो जो भी जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये 3 लाइंस मैंने पढ़ी, इन 3 लाइंस को मुख्तसरन बयान किया गया है। वो इस तरीके से बयान किया गया है, यहाँ देखें, इंडेफिनिट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस टेंस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यहाँ मैं यहाँ दिल बना देता हूँ, ये मैंने दिल बना दिया, दिल की धड़कन। दिल इसलिए बना दी क्योंकि दिल आपका धड़कता रहता है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे आपका तो आप तो फिर दुनिया से चले जाएंगे, जाहिर सी बात। तो ये जो है वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, जो वर्ब जिसको मैं कह रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, वो कंटिन्यूस टेंस में लगता है। ऐसे टेंस में लगता है जो जिस टेंस में काम चल रहा होता है, तो आपकी दिल की धड़कन भी चल रही होती है, तो इसलिए इसको मैंने दिल की धड़कन कह दिया। और इसी तरह ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू टेल योर रूटीन हैबिट्स शेड्यूल।
प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल होता है आपकी रूटीन बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए, शेड्यूल बताने के लिए। यानी कि अक्सर आप अगर देखें ना, अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अगर आप देखें तो प्रेजेंट डेफिनेट अक्सर जो यूज़ होता है उस पर हम क्या बता रहे होते हैं, अपनी रूटीन बता रहे होते हैं, अपनी हैबिट्स बता रहे होते हैं, अपनी जो है वो शेड्यूल बता रहे होते हैं कि यार कल मैंने ये शेड्यूल बनाया कि मैंने आज ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है, ये शेड्यूल है। और रूटीन हमारी क्या होती है, वो काम जो हमारे रोज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि रूटीन में हमारे कौन से काम होते हैं, वो काम होते हैं जैसे यार मैंने सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से फिर वापस आना है, या मैंने कॉलेज जाना है, कॉलेज से वापस आना है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से वापस आना है। तो ये मेरे काम रूटीन के कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना ही है, ठीक है। तो ये रूटीन काम हो गए। इस तरह मेरी आदतें, हम अपनी आदतें बताते हैं, यार मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ और रात को दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तो ये मेरी आदतें हो गई, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं, हमारी आदत है। हम सब घर वाले मिल के बैठ के एक जगह खाना खाते हैं, अलग अलग खाना नहीं खाते, ये आदतें हो गई। तो ये जो जुमले हैं ना, ये जो जुमले ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज़ होते हैं, बल्कि इंडेफिनेट टेंस में। मैं प्रेजेंट नहीं बोलूँगा, चाहे इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या जो है वो फ्यूचर का हो, हम उसमें अपनी आदतें ही बता रहे होते हैं, ठीक है ना। अपनी आदतें बता रहे होते हैं, अपना शेड्यूल बता रहे होते हैं, अपनी रूटीन बता रहे होते हैं, ठीक है। तो आप बल्कि ये जहन में रख लें, फ्यूचर को छोड़ें, पास्ट को छोड़ें, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आप ये जहन में रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम जो है अपनी आदतें ही बता रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें, अब रट्टा मारने के लिए अब आपको कॉन्सेप्ट, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं आपको रट्टे के बता दूँ कि अगर आपको रट्टे के मारना है तो रट्टे के लिए ये ज़हन में रख लें, जब जुमले के आखिर में ता है, ती है, तो है, ते है, आए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अपनी रूटीन, शेड्यूल और हैबिट्स को बता रहे होते हैं, पास्ट में नहीं बताते। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमने अपनी रूटीन, शेड्यूल या हैबिट नहीं बताते। फ्यूचर इंडेफिनेट में अपनी रूटीन, शेड्यूल या हैबिट नहीं बताते। मैंने शुरू में ये कह दिया था कि हम पास्ट में भी बताते हैं, फ्यूचर में बताते, नहीं, पास्ट में और फ्यूचर में हम नहीं बताते, बल्कि हम किस में बताते हैं, हम प्रेजेंट में बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही हम सिर्फ बताते हैं कि अपनी रूटीन, आदतें और हैबिट्स और शेड्यूल के बारे में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही बताते हैं, पास्ट और फ्यूचर में नहीं बताते, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट में नहीं बताते। तो ये रटा मारने के लिए ठीक है, ता है, तू है, ती है, ते है। अच्छा, अब इसके अफर्मेटिव की तरफ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के। तो यहाँ देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखें, मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये मैंने आपसे कहा था। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखें, ये V1 लिखा है ना, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखें, जब हम कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ये जुमला अफर्मेटिव है, ठीक है ना, मैं ये काम करता हूँ, ये जुमला अफर्मेटिव। ये जुमला अफर्मेटिव क्यों है? ये जुमला अफर्मेटिव इसलिए है क्योंकि मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। यानी कि मैं अब काम, स्कूल जाना भी हो सकता है, काम जो है वो नमाज़ पढ़ना भी हो सकता है, मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ। या नमाज़ तो आपने रोज़ पढ़नी है ना, ये तो नहीं है कि इतवार को छुट्टी कर ली, इतवार को स्कूल, कॉलेज स्कूल की छुट्टी है तो समझो नमाज़ की भी छुट्टी है, नहीं, नमाज़ तो आपने रोज़ पढ़नी है। तो वो नमाज़ पढ़ने का काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है रूटीन वाइज, या शेड्यूल हो, शेड्यूल आपने बनाया हो, या आपने जो है अपनी हैबिट बताई हो। यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, एनी नेम हो तो हम वर्ब की साथ S या ES लगाएंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी या कोई भी नाम, ही, शी या कोई भी नाम। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, ही, शी या कोई भी नाम अगर आपके सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? आप उसके साथ लगाएंगे S या ES, उसके S या ES लगाएंगे वर्ब के साथ, ठीक है। तो हम वर्ब के साथ S या ES लगाएंगे,
तो हमारा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ बताया गया ही शी एनी नेम, तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, हम वर्ब के साथ लगाएंगे एस या ई एस। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वो। बल्कि ये इसको रहने देते हैं, यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। एग्जांपल में ये लिखता हूँ, वो वाइट बोर्ड पर लिखता है। वो वाइट बोर्ड पर लिखता है। ठीक है, वो वाइट बोर्ड पर लिखता है। तो वाइट बोर्ड मैं लिखूँगा, ये देखिए ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन क्या, देखिए फर्स्ट पर्सन मैं हो गया बात करने वाला, सेकंड पर्सन कौन सा हो गया, जो बात सुन रहा है। अब थर्ड पर्सन तो वहाँ मौजूद नहीं है ना, तो थर्ड पर्सन कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को तो थर्ड पर्सन हम नहीं कह सकते, थर्ड पर्सन कोई और होगा, और थर्ड पर्सन ही शी या कोई नाम होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ही राइट्स ऑन वाइट बोर्ड। ही राइट्स ऑन वाइट बोर्ड, ये जुमला इसका बनेगा। तो एस ई एस आ गया, हमने राइट लिखा, उसके आगे एस लगा दिया, ये हमने एस लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि थर्ड सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट थर्ड सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ही शी, उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो वाइट बोर्ड पर लिखने का काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज़ हो रहा है, आई। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, वाइट बोर्ड पर, ये पूरा क्या है, वाइट बोर्ड पर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे लिखता, ये वर्ब है या वर्क है। काम क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है, तो ये वर्ब है या वर्क है। तो आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ फर्स्ट पर्सन, देयरफॉर वी विल नॉट राइट एस ई एस विद वर्ब राइट। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन आई जो है फर्स्ट पर्सन है, याद रखना, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से मैंने बता चुका हूँ, ही शी या कोई नाम। तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैं इसके साथ एस इसके आगे जो वर्ब आएगा उसके साथ मैं एस ई एस नहीं लगाऊंगा, और वो वर्ब क्या, राइट, ये राइट है, तो इसके साथ मैं एस ई एस नहीं लगाऊंगा। आगे चलते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम इसे जानते हो, यू नो हिम हर, यू नो हिम या हर। अब देखो तुम क्या है, सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर हिम लगाया है बॉय के लिए, अगर वो किसी लड़के को बोल रहा है, किसी मतलब किसी लड़की से कह रहा है, किसी लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा है कि तुम इसे जानते हो, तो फिर हर आएगा। और अगर किसी लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा है तो वो हिम आएगा। बॉय के लिए क्या आता है, हिम आता है, और लड़की के लिए क्या आता है, गर्ल के लिए क्या आता है, हर आता है। अब यू देखें, यू, दिस इज सेकंड पर्सन, देयरफॉर वी विल नॉट राइट एस ई एस विद वर्ब नाउन। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, इसलिए हम यू के साथ, यू के आगे जो वर्ब यूज़ करेंगे, जो हमारे पास नो वर्ब है, ये जो वर्ब है इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो मैंने यहाँ एस या ई एस नहीं लगाया। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब्दुल मुइस मेरे साथ रहता है, अब्दुल मुइस मेरे साथ रहता है। अब अब्दुल मुइस एक सिंगल नेम है, और अब्दुल मुइस थर्ड पर्सन है। मैं किसी से कह रहा हूँ, जो मेरी बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ वो थर्ड पर्सन है, और वो कौन है, अब्दुल मुइस है। तो अब्दुल मुइस मेरे साथ रहता है, तो मेरे साथ रहता है या अब्दुल मुइस, तो ये जो है ये सब्जेक्ट है।
मेरे साथ ऑब्जेक्ट रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ठीक है, तो अब्दुल मोइस लिव्स विद मी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। क्यों यहाँ हमने एस ई एस क्यों लगाया? क्योंकि अब्दुल मोइस जो है एक थर्ड पर्सन है, रहता है किसके साथ है? मेरे साथ। तो यहाँ देखिए इट इज़ ए नेम एंड इट इज़ थर्ड पर्सन, देयरफॉर वी विल यूज़ एस ई एस विद वर्ब लिव। ये नेम है और ये थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं एस या ई एस, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं एस या ई एस। तो इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के नेगेटिव इनकारी जुमले पे। नेगेटिव टेंस, इसका बनेगा सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस का, वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डस, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देख ले कि यहाँ पे सिर्फ नोट का इजाफा हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा अफर्मेटिव वाला, बस नोट आ जाएगा। अब देखें डू और डस हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ होता है, ये बात आप जहन में रखें। डू हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज विद प्लूरल एंड विद आई एंड यू, एंड विद आई एंड यू इज़ प्लूरल, देयरफॉर वी आल्सो यूज डू विद यू। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है कि जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं होगा, प्लूरल के साथ, जैसा कि दे हो गया, वी हो गया, इनके साथ यूज़ होगा। दे सब्जेक्ट हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, इन सब्जेक्ट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में जो है डू हेल्पिंग वर्ब है वो उनके साथ यूज़ होगा जो प्लूरल होंगे। दे सब्जेक्ट हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, उनके साथ यूज़ होगा, और आई के साथ यूज़ होगा। आई के साथ भी डू यूज़ होता है, हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन ये बात जहन में रख लें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई के साथ भी डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस में आई के साथ भी डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और यू के साथ भी डू यूज़ होगा, क्योंकि यू को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, यू को हम प्लूरल कहते हैं। क्योंकि आप देखें ना, आप जिससे बात कर रहे हैं, देखिए आपकी बात सुनने वाले एक शख्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सबके लिए आप यू ही यूज़ करोगे। ये तो नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा शख्स हुए तो आप यू के अलावा कोई और सब्जेक्ट यूज़ करोगे, नहीं, आप यू ही यूज़ करोगे। तो यू को हम प्लूरल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यू होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन वो होता है जो हमारी बात को सुन रहा होता है, जो हमारे सामने मौजूद होता है। तो उस पर्सन, वो हमारी बात सुन रहा है, हमारे सामने मौजूद है, इसलिए हम, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम यू को प्लूरल कंसीडर करते हैं और यू के साथ डू लगेगा। अच्छा, अब आ जाए डस। डस हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज विथ सिंगुलर। डस हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर कौन कौन से हो गए? ही, शी, ये सिंगुलर हो गए, या कोई नेम, इनके साथ हम डस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल ले ले, यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं क्या सब्जेक्ट है, झूठ क्या ऑब्जेक्ट है, ये नहीं का नोट है, और बोलता ये वर्क या वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। यहाँ देख लिखा है दिस इज़ आई एंड वी नो डेट वी यूज़ डू विद आई। ये सब्जेक्ट जो है आई है, इसलिए हम जानते हैं कि हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ हम डू यूज़ करें, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि आई के साथ डू यूज़ होगा, डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम दवाई नहीं लेते हो। तुम क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, दवाई क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है नोट है, लेते हैं ये वर्ब है। यू डू नॉट टेक मेडिसन, क्या आप मेडिसन नहीं लेते हो। यहाँ पे लिखे दिस इज़ प्लूरल देयरफॉर वी यूज़ डू विद यू।
अब यू को मैंने बता दिया कि प्लूरल है, तो यू के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है यू के साथ, तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन। एक और एग्जांपल ले लें, वो कोशिश नहीं करती है, वो कोशिश नहीं करती है। अब वो करती से क्या ज़ाहिर हो रहा है कि वो लड़की है, लड़की है, ठीक है ना। तो करती से ज़ाहिर हो रहा है कि वो लड़की है, तो क्या लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, शी। तो शी हमने यूज़ किया, सब्जेक्ट है। कोशिश, कोशिश के लिए क्या यूज़ करेंगे, कोशिश ऑब्जेक्ट है, तो ट्राई यूज़ करते हैं। शी डज नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करती है, शी डज नॉट ट्राई। अब ट्राई डस क्यों यूज़ हुआ, डस इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि शी जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि ही शी, जैसा कि ही शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम डस यूज़ करते हैं। अब आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव टेंस क्या है, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ऐसा कोई सिंबल आपको नज़र आए, V1 ऐसा कोई सिंबल आपको नज़र आए, तो इसका मतलब होता है मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इसका मतलब। अब आ जाए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव टेंस, सवालिया जुमला। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, सबसे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिसको हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। ये ध्यान में याद रखना, ये जो है ना, इसको आपने लगाना ज़रूरी है। अगर आप कोई इंटरोगेटिव का टेंस बना रहे हैं और अगर आपने ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाया, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, तो फिर आपका वो जुमला कट जाएगा और उस टेंस के आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो ये बात याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमेशा इंटरोगेटिव टेंस का आगाज़ हेल्पिंग वर्ब से होता है। इंटरोगेटिव का आगाज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इंटरोगेटिव टेंस हो, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है कि उसका आगाज़ ही हेल्पिंग वर्ब से होता है। अब वही बात हो गई, डू इज़ यूज विद प्लूरल एंड डू आल्सो यूज विद आई एंड यू। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा डस इज़ यूज विद सिंगुलर, डस किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ये बात आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ देखें, क्या तुम खेलते हो, इसकी एग्जाम्पल ले लें प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव टेंस की एग्जांपल ले ले, क्या तुम खेलते हो। अब देखो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तुम क्या है, सब्जेक्ट है। खेलते, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, जिसको हम दिस इज मार्क ऑफ इंटरोगेशन, जो मैं बता रहा था, ये दिस इज मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इसको हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। हेयर वी यूज डू बिकॉज यू इज प्लूरल, ठीक है, हम यूज़ कर रहे डू क्योंकि यू जो है प्लूरल है, इसलिए हम यू के साथ डू यूज़ कर रहे हैं। अब एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव टेंस की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब यहाँ देखें, क्या तुम वहाँ रहते हो। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखी हुई ऊपर, वो पहले पढ़ ले। इन द लास्ट ऑफ दिस टेंस they is coming and this tense is showing habit or schedule or routine, therefore we can say that it is indefinite tense। अब देख, क्या तुम वहाँ रहते हो, ये क्या शो कर रहा है, ये एक रूटीन शो कर रहा है कि यार आप वहाँ रहते हो। हम एक जगह रहते हैं ना, तो वो हमारा क्या है, हमारी रूटीन में आ जाता है या हमारे शेड्यूल में आ जाता है, ये हमारी हैबिट में आ जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कुछ ख़ास इलाकों में रहने की, फिर वो इलाका वो छोड़ कर ही जाते हैं, पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारते हैं। तो यहाँ ये उसकी हैबिट बता रहा है कि क्या तुम वहाँ रहते हो, क्या तुम वहाँ रहते हो। तो यहाँ इसका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये रहते हो, ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे ये लिखा हुआ इन द लास्ट ऑफ दिस टेंस ता इज़ कमिंग एंड इन दिस टेंस आस्किंग हैबिट देयरफॉर वी कैन से इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये टेंस आ जाए तो हम इजीली लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इस टेंस में हैबिट के बारे में बात की जा रही है। तो इस टेंस में हैबिट के बारे में बात की जा रही है, तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और किस में की जा रही है? हैबिट के बारे में बात की जा रही है। और हैबिट के बारे में या शेड्यूल के बारे में या रूटीन के बारे में आप बात करोगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मतलब कोई भी ऐसा टेंस हो जिसमें आप हैबिट, शेड्यूल या रूटीन के बारे में बात करो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो आप हैबिट या रूटीन या शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं वो आप प्रेजेंट में कर रहे हो। अगर आप वो प्रेजेंट में कर रहे हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर आप वो पास्ट में कर रहे हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर आप फ्यूचर में करोगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ऐसा जुमला जिसमें आप अपनी हैबिट्स, रूटीन या शेड्यूल के बारे में बात करो और वो प्रेजेंट में आप बात कर रहे हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप अपनी रूटीन, ऐसा जुमला जिसमें आप अपनी रूटीन, शेड्यूल या अपने जो है हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हो और वो पास्ट में कर रहे हो कि मेरी पास्ट में ये आदत थी, पास्ट में मेरी ये रूटीन थी, पास्ट में मेरी ये जो है शेड्यूल था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और इसी तरह ऐसा जुमला जिसमें आप अपनी रूटीन, शेड्यूल और हैबिट की बात कर रहे हो और वो फ्यूचर में कर रहे हो, यानी फ्यूचर में कि मेरी जो है अगले साल ये रूटीन होगी, अगले साल मेरी नेक्स्ट ईयर मेरा ये शेड्यूल होगा, नेक्स्ट ईयर मेरा जो है ये हैबिट्स होंगी, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब आ जाए यहाँ पे, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? क्या हेल्पिंग वर्ब है? वो सब्जेक्ट है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, पढ़ाता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डस ही टीच यू? क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर वी यूज डस हेयर बिकॉज ही इज़ सिंगुलर। अब यहाँ हमने डस क्यों यूज़ किया? तो इंटरोगेटिव टेंस में आप जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो सब्जेक्ट को देख के यूज़ करोगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो यूज़ करोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आप वो यूज़ करोगे। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे प्रेजेंट डेफिनेट के डबल इंटरोगेटिव पे। डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा? अच्छा, डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली, डू, डस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली यूज़ होती है। अब WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा अभी हम वहीं उसी तरफ आएंगे, लेकिन अब आप सिर्फ इतना समझ लें अभी तक कि WH फैमिली यूज़ होती है डबल इंटरोगेटिव टेंस में। उसके बाद फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन आता है। यहाँ पे देख लें, डबल इंटरोगेटिव के उर्दू जुमले में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन वगैरह बीच में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंटरोगेटिव में क्या हुआ था, जो इंटरोगेटिव में सिर्फ क्या आता था, इंटरोगेटिव में सिर्फ क्या आता था? क्या वो यहाँ जाता है? क्या वो ये काम करता है? क्या तुम वहाँ रहते हो? क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? क्या सिर्फ क्या आता था इंटरोगेटिव टेंस में। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन वगैरह आएगा, और कहाँ कब आएगा, और वो आएगा जुमले के बीच में। जुमले के बीच में डबल इंटरोगेटिव टेंस में जो क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, वो जुमले के बीच में आएगा। जैसे कि ये जुमला देख ले आप, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? अब क्या है, क्या बीच में आया। यहाँ ये क्या जुमले के बीच में आ रहा है, तो क्या हुआ, क्या जुमले के बीच में आया डबल इंटरोगेटिव टेंस में। अगर आप इंटरोगेटिव टेंस की बात करें तो क्या शुरू में आता है?
यहाँ क्या शुरू में आया, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, क्या शुरू में आया, और यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे क्या जो है बीच में आया, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो अब WH फैमिली की बात की तो WH फैमिली कौन कौन सी होती है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, whom होता है किसके। ठीक है, तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, whom आर कॉल्ड WH फैमिली। ये जो है ना, ये WH फैमिली है। WH फैमिली में व्हाट भी आता है, व्हेन भी आता है, व्हाई भी आता है, वेयर भी आता है, विच भी आता है, whom भी आता है। इनको हम कहते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे WH से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH WH WH। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल पे, डबल इंटरोगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट के डबल इंटरोगेटिव टेंस की एग्जांपल पे आ जाते हैं। अच्छा, तुम क्यों रोती हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बताया गया है कि इन दिस टेंस आस्किंग अबाउट हैबिट के बारे में पूछा गया। इसमें इस टेंस में हैबिट के बारे में पूछा गया कि आपकी हैबिट कौन कौन सी हैबिट है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या कौन सा वो मैं बता चुका हूँ। अब इस बात को दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा कि हैबिट, शेड्यूल, रूटीन, ये मैं बहुत बार अभी रिपीट कर चुका हूँ। अब आपको खुद पता होना चाहिए। तुम क्यों रोती हो, वाई डू यू क्राई। तुम क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों क्या है, WH फैमिली है। देखिए यहाँ पे देखिए, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों क्या है, WH फैमिली है। WH फैमिली है, रोती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो, आगे क्वेश्चन मार्क। वहाँ पे देखिए आगे लिखा है, वो क्या कहता है, व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है। इस तरह हम कहाँ जाते, वेयर डू वी गो। हम क्या है, सब्जेक्ट है, कहाँ क्या है, WH फैमिली है, जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हम कहाँ जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की WH फैमिली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर वी डू गो, हम कहाँ जाते हैं। आगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन आता है। अब यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि आपको ये आपके जहन में बैठ जाएगा कि कोई भी आप सवाल कर सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आप देखें, डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा सवाल जिसका आंसर यस या नो में होगा, इस सवाल को हम इंटरोगेटिव कहेंगे, और वो सवाल जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं देते बल्कि डिटेल में देते हैं, इस सवाल को हम डबल इंटरोगेटिव कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, कोई आपसे अब डबल इंटरोगेटिव, इसकी एग्जांपल भी ले लें। डबल इंटरोगेटिव का जुमला आता है कि तुम कौन हो। अब तुम कौन हो का जवाब आप यस या नो में तो नहीं दोगे ना, आप बोलोगे आई एम अब्दुल सबूर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम टीचर, मतलब जो कुछ भी आप बोले, यस या नो में तो नहीं आएगा ना जवाब। तुम कौन हो का जवाब दोगे आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर आपसे अब इसी तरह एक इंटरोगेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं। इंटरोगेटिव में क्या पूछेंगे, क्या तुम ये काम करते हो, यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ, यस नो में आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें यस नो में नहीं आता। डबल इंटरोगेटिव में हमेशा आंसर यस नो में नहीं आता बल्कि डिटेल में आता है, और इंटरोगेटिव में जो आंसर है वो हमेशा यस या नो में आता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो अगर आपने रट्टा मारना है, याद रखना है कि यार ऐसा उर्दू में कोई जुमला आया, हम उसको देख के कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके लिए एक सिंपल सी, बल्कि रट्टे के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि चाहे कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का हो, चाहे कंटिन्यूअस टेंस पास्ट का हो, चाहे कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर का हो, आपने देखना कि जुमले के आखिर में क्या आ रहा है।
रट्टे के लिए अगर आपने रट्टा मारना है तो ये इस तरीके से मान लें। अगर रहे, रहा, रहे जुमले में आए या जुमले के आखिर में आए तो समझो वो जुमला कंटिन्यूस जुमला है। ठीक है, अगर रहे, रहा, रहो ये जुमले के आखिर में आए तो आप समझ लें कि ये जुमला कौन सा है, ये कंटिन्यूस जुमला है। ठीक है, चाहे वो जुमला पास्ट में बयान किया कर रहा हो, चाहे वो जुमला प्रेजेंट में बयान किया जा रहा हो, चाहे वो जुमला फ्यूचर में बयान किया जा रहा हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जुमला किसका है, कंटिन्यूस का, क्योंकि यहाँ पे रहे, रहा, रहे ये आता है। बस ये पहचान है कंटिन्यूस टेंस की। अब यहाँ आ जाए, कंटिन्यूस जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कंटिन्यूस जुमला हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती नहीं है, सिर्फ कहा जाता है इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वैसे एग्जिस्ट नहीं करती वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो या वर्ब, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ आ जाए, किसी जुमले में कोई काम जारी है, जारी था, जारी होगा, तो वो जुमला कंटिन्यूस का जुमला है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये क्या था, ये रट्टाफिकेशन के लिहाज से था। अगर रहे, रहा, रहे ये आए किसी जुमले में के आखिर में तो आप समझ जाना, या किसी जुमले में आए, आखिर में आए, बीच में आए, जहाँ भी आए तो आप समझ जाना कि वो जुमला कंटिन्यूस का है। चाहे वो जुमला पास्ट में हो, परफेक्ट में हो, या पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। ये रट्टे के लिए। और ये जो है कॉन्सेप्ट के लिए है कि किसी जुमले में कोई काम जारी है, जारी था, जारी होगा, तो वो जुमला कंटिन्यूस का जुमला होगा। तो ऐसा जुमला जिसको पढ़ने के बाद आपको लग रहा हो यहाँ इस पे काम जारी है, या आपको लग रहा हो इस पे काम जारी था, या आपको लग रहा हो इस पे काम जारी होगा, तो वो जुमला कौन सा जुमला होगा, वो जुमला कंटिन्यूस जुमला होगा। अगर जारी है आएगा, जारी है आपको लग रहा है, कोई जुमला पढ़ के आपको ये लग रहा है कि इस पे काम जारी है, तो वो जुमला फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। अगर काम जारी था तो वो जुमला फिर पास्ट कंटिन्यूस का होगा। और अगर काम जारी होगा, आपको ये लग रहा हो टेस्ट पढ़ के, जुमला पढ़ के कि इस पे काम जारी होगा, तो वो जुमला आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का होगा। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम जारी रहता है, काम जारी रहता है, था नहीं, गा नहीं, काम जारी रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम जारी रहता है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लेना। इसके बाद जैसा कि यहाँ देखिए, दोनों के स्ट्रक्चर बताएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर है। अब पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ED प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना कि पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव टेंस में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे हम, ये हमारे स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, इज MR यूज़ होते हैं।
चाहे वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव का हो, चाहे वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव का हो, चाहे वो टेंस इंटेरोगेटिव का हो, चाहे वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के डबल इंटेरोगेटिव का हो। हेल्पिंग वर्ब आपके इस एम आर ही यूज़ होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगी, ये मैं बता चुका हूँ। अब इसी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। अब कर रही से बस चल रहा है कि ये लड़की है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। इम्तिहान की तैयारी, ये हमारे पास, ठीक है। हाँ, इम्तिहान हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कि तैयारी कर रही है, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है। तैयारी कर रही है, प्रिपेयरिंग, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। इम्तिहान की, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखें, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, वह इम्तिहान की तैयारी कर रही है। इसके बाद यहाँ आ जाए, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ये भी जुमला है, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, यानी कि सोचने का काम जारी है। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है, हमारे बारे में ये ऑब्जेक्ट है, सोच रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ आएगा यू आर थिंकिंग अबाउट अस, ठीक है। यू आर थिंकिंग अबाउट अस। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज फॉर सिंगुलर। ये बात भी याद रख लें, जो इज़ हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब आर इज़ यूज फॉर प्लूरल, और आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। एंड हेल्पिंग वर्ब एम, इज़ एम आर है ना, तो एम इज़ यूज फॉर आई। जो आई सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो एम यूज़ होता है। सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और इसके साथ जो है इस जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, और आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब जो आर है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब एम है वो आई के साथ यूज़ होता है। ये बात आप ज़हन में रख लें। अब यहाँ आ जाए, यू इज़ प्लूरल, देयरफॉर वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब आर विद यू। यू क्या है, प्लूरल है, ये तो बता चुका हूँ। इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब किस साथ यूज़ होता है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो यू जो है प्लूरल है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे यू सब्जेक्ट के साथ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव पे आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव टेंस का है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव टेंस में नोट आ जाता है, नोट का इजाफा हो जाता है। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव टेंस का, ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस के से मिलता जुलता है। बट डिफरेंस इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव टेंस का जो स्ट्रक्चर उस पर नोट का इजाफा हो जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, जो बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव टेंस का है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू, आपका भाई आपको बुला रहा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। अब तुम्हारा भाई जो है यहाँ सब्जेक्ट है, तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट है, नहीं जो है यहाँ नोट है, बुला रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे देखें सेकंड एग्जांपल, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तुम्हारे साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग विद यू। थर्ड एग्जाम्पल, वो मुझे नहीं समझ रहा है, वो मुझे नहीं समझ रहा है। तो ये वो जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट है, नहीं जो है हमारे पास नोट, और समझ रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है।
ही इज़ नॉट गेटिंग मी। अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा इसके लिए वर्ड, इसके लिए वर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं, गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है। तो